हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। साथ में मैंने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया है जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। ये सारे क्वेश्चन आपके स्टेट 2024 और बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपके पेपर में सिर्फ 15 से 20 दिनों का समय बचा है सिर्फ स्टेट वालों के लिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर आप चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्वालिफाई करना, तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट, थ्योरी और एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का एमसीक्यू दिया जा रहा है। साथ में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो आपके पेपर में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, वो सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। उस पे आपको मैं गाइड भी कर दूंगा कि आपको 15 से 20 दिन में कौन से टॉपिक और कितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो भी हैं मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगा, जिससे आप सिर्फ उतना करके अपना बिहार स्टेट को क्वालिफाई कर सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हर एक सवाल को आप अंत तक सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना। पहला क्वेश्चन है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को भूख अधिक लगती है, भूख कम लगती है, प्यास अधिक लगता है, या ऑप्शन डी है प्यास कम लगता है। मैंने ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी जब मैंने आपको कराया था तो बहुत सारे मैंने ऐसे विकार आपको बताए थे जैसे कि एनोरेक्सिया, एग्रोफोबिया, एंड्रोसिविया। बहुत सारे ऐसे फोबिया होते हैं जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आपको बताने की एनोरेक्सिया, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनोरेक्सिया होता क्या है। तो एनोरेक्सिया एक औपचारिक रूप से एक नर्वसा के रूप में जाना जाता है जो कि एक खाने का विकार माना जाता है। एनोरेक्सिया से पीड़ित लोग कैलोरी की संख्या और खाने के प्रकार के सीमित कर देते हैं। उनका जो इसका रोग ग्रसित होते हैं उनका वजन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और उनकी ऊंचाई, कद, उम्र, शारीरिक स्वास्थ्य सब पर उनका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भूख कम लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे मैंने बहुत सारे विकार बताए हैं, जैसे कि एक होता है एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया जिसको होता है उसे भीड़ से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। मतलब ऐसे लोग भीड़ में जाने से काफ़ी ज़्यादा बचते हैं, एग्रोफोबिया। एक होता है एनोरेक्सिया, मैंने बता दिया। एक होता है एक्रोफोबिया, जिसको ऊंचाइयों से काफ़ी डर लगता है, उसको कहा जाता है एक्रोफोबिया। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, एक्रोफोबिया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड है मानसिक बीमारी के वर्गीकरण के अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है। पहला ऑप्शन है DSM-4, ICD-10, DSM-4 TR, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, DSM-4 TR। इनमें कौन असामान्यता के जैविकीय कारक नहीं है। पहला ऑप्शन है शारीरिक संरचना, आरंभिक वचन, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, या ऑप्शन डी है आनुवंशिकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आरंभिक वचन। ICD-10 क्या प्रस्तुत करता है। पहला ऑप्शन है भारतीय मनोचिकित्सा संघ द्वारा, अमेरिकी मनोचिकित्सा संघ द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था जो ICD-10 होती है वो होती है विश्व संगठन द्वारा, जिसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड जिनेवा में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 है द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्विध्रुवीय विकार होता क्या है। तो द्विध्रुवीय विकार एक काफी ज्यादा गंभीर प्रकार का एक मानसिक रोग माना जाता है जो एक प्रकार का मनोदशा विकार है। इस रोग से ग्रसित रोगी मनोदशा बारी बारी से दो विपरीत अवस्थाओं में जाती रहती है। पहला होता है आपका एक मनोदशा और दूसरा होता है सनक या उन्माद, जिसे आप विषाद के नाम से भी जानते हो, और दूसरी जो मनोदशा होती है वो होती है अवसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में कौन श्रव्य विकृत नहीं है। पहला ऑप्शन है मनोविकलता, चिंता विकृति, बाध्यता, या ऑप्शन डी है दुर्गति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन 7 है, श्रव्य विवर्म मुख्य रूप से किस विकृति में देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है सिजोफ्रेनिया, दुर्वति, मानसिक दुर्बलता या ऑप्शन डी है चिंता विकृति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सिजोफ्रेनिया। आपको पता होना चाहिए सिजोफ्रेनिया होता क्या है। तो याद रखिएगा, ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए सवाल है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि सिजोफ्रेनिया एक ग्रीक शब्द है। याद रखिएगा, सिजोफ्रेनिया एक ग्रीक से लिया गया शब्द है जिसका मतलब होता है स्पिल्ट माइंड। आपने देखा होगा स्पिल्ट, बहुत जल्द किसी का माइंड स्पिल्ट हो जाता है, अभी कुछ और था अभी कुछ और हो जाएगा। सिजोफ्रेनिया एक मनोरोग है जो किसी व्यक्ति में मानसिक विकार के बारे में बताता है। इस विकार में ग्रस्त व्यक्तियों को वास्तविकता या फिर अपनी बात जाहिर करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। मतलब जो रियल होता है उसको भी वो जाहिर नहीं कर पाते हैं, और उनको अपनी बात को रख पाना भी उनको लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसे याद रखिएगा, उसे हम सिजोफ्रेनिया कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, DSM-4 के अनुसार उन्माद विषाद कैसा एक विकार है? पहला ऑप्शन है एक ध्रुवीय विकार, ऑप्शन बी है द्विध्रुवीय विकार, ऑप्शन सी ध्रुवति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि द्विध्रुवीय विकार दो तरह के होते हैं, पहला उन्माद और दूसरा आपका विषाद। तो इसमें किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। जितने लोग वीडियो आप देख रहे हो, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान में देखते ही सबसे पहले आपको आंसर बी टिक आउट कर देना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिमेंशिया प्रोकोस का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है हिस्ट्रिया, मनोविदिलता, दुर्वति या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा मनोविदिलता। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, असामान्य व्यवहार हमेशा गंभीर होता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि आपको गलत आंसर बताना था, इसलिए हम इसका राइट आंसर ऑप्शन सी को हम कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन दुश्चिंता विकार का एक प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है दुर्वृत्ति विकार, आतंक विकार, मनोग्रसित बाध्यता विकार या ऑप्शन डी है मनोविच्छेदी आत्म विकृति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, इनमें कौन मनुश्राव्य विकृति नहीं है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। इसे ध्यान से बताना कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चिंता विकृति को विकृति के किस श्रेणी में रखा जाएगा? पहला ऑप्शन है मनोदशा, मनुश्राव्य प्रतिबल या ऑप्शन डी है चिंतन। तो ऑप्शन बी। बार-बार हाथ धोना, किसी चीज़ को छूना या गिनना मानसिक विकार के लक्षण हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, चाहे आपके फ्रेंड हो, कोई आपके घरवाले हों, जो हर बार अपने हाथ को धोते रहते हैं, अपने पैरों को धोते रहते हैं। वो एक तरह का एक मानसिक विकार का लक्षण माना जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। अगर आपके फ्रेंड या आपके फैमिली में कोई ऐसा हरकत करता हो, तो आप उसे उसके साइंटिस्ट आप उसे बताना कि आप एक मानसिक विकार के लक्षण है जो आपके अंदर हो चुका है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मनोग्रसित बाध्यता विकार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें कौन मादक द्रव्य नहीं है? पहला ऑप्शन है कोकीन, कॉफ़ी, स्मैक या ऑप्शन डी है अफ़ीम। याद रखिएगा, कोकीन, स्मैक और अफ़ीम ये 3 तरह एक एक तरह से मादक, मतलब इसे बोल सकते हो कि अल्कोहल ड्रग्स है जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। और आपसे पूछा भी गया कि कौन से मादक, मादक मतलब होता है ड्रग्स वग़ैरह जो नशा जो करते हैं वो द्रव्य नहीं है। तो इसमें जो कॉफ़ी है वो आपका एक अल्कोहल नहीं माना जाएगा। कॉफ़ी भी कोई आपके हेल्थ के लिए सही नहीं होता, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कॉफ़ी काफ़ी बेटर ऑप्शन है। बहुत लोग को काफ़ी पसंद होता है, जैसे कि मुझे भी काफ़ी पसंद है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 है, जब कोई औषध, ड्रग्स,
चिकित्सीय निर्णय के विरुद्ध ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम औसत निर्भरता कहते हैं, औसत व्यसन, औसत दुरुपयोग या ऑप्शन डी है औसत माफिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एलएसडी निम्नलिखित में किस वर्ग की औसत माना जाता है? उत्तेजक, प्रशांतक, विमर्शात्मक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित पद्धति कौन सी है? इस सवाल स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखना। पहला ऑप्शन है आईसीडी, डीएसएम, पीकेयू या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आईसीडी। निम्नलिखित में किस दुर्गति में व्यक्ति भीड़ भाड़ वाले स्थानों से जाने से ज़्यादा डरते हैं? तो जस्ट मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि जो भी ऐसे इंसान जो काफ़ी ज़्यादा भीड़ और भाड़ वाले स्थानों से जाने से डरते हैं, उसे हम एग्रोफोबिया कहते हैं। याद रखना, उसे हम एग्रोफोबिया कहते हैं। और जिसको काफ़ी ज़्यादा भूख कम लगती है, उसको हम कहते हैं एंड्रोफोबिया, फोबिया। ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है, उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ आईक्यू को लेकर कि किस नंबर की अगर कौन-कौन से नंबर में किस आईक्यू को हम श्रेणी में बाँटते हैं, मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, साधारण मानसिक दुर्बलता, ऑप्शन सी। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस जाने के क्रम में बार-बार लौटकर ये देखता है कि दरवाज़ा ठीक से बंद हुआ या नहीं हुआ है, इस तरह की मानसिक विकृति को क्या कहते हैं? अक्सर ऐसे लोग करते हैं जिसके घर में काफ़ी ज़्यादा पैसा रखा हो, चाहे धन रखा हो। मेरा रूम है, कुछ भी मैं चेक नहीं करता हूँ, अगर मैं एक बार रूम से निकल गया, अगर मुझे याद आ भी जाए कि गेट मैंने बंद किया है कि नहीं किया, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे रूम में कुछ रहता ही नहीं है, ना मेरे पास कुछ पैसा है, ना कुछ और है। तो मुझे कोई डर नहीं होता, गेट खुला भी हो, अगर कोई आकर उसमें आराम से सोकर चला भी जाए, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क उन्हें पड़ता है जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो, काफ़ी ज़्यादा कुछ ज्वेलरी हो, कुछ गहने हो, तो उनको एक बीमारी होती है जो बार-बार लौटकर अपने गेट को देखते रहते हैं। तो उस मानसिक विकृति को हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। अगर आपने ऐसा किया है तो आप भी, शायद आपके पास कोई कीमती सामान हो, तो भी आप ऐसा हरकत करते हो। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मनोग्रसित बाध्यता। निम्नलिखित में कौन विकासात्मक मनोविकृति, जिसे डेवलपमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं, किसके अंतर्गत नहीं आता है? पहला ऑप्शन है मानसिक, आत्मविमोही, अलगाव चिंता या ऑप्शन डी है भोजन संबंधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अलगाव चिंता। क्वेश्चन नंबर 23, आपको बताना है कि विभ्रम को मनोविकलता के किस प्रकार के लक्षण में रखा जाता है? पहला ऑप्शन है धनात्मक लक्षण, ऋणात्मक, मनोपेशीय या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, धनात्मक लक्षण। क्वेश्चन 24, कोकीन एक प्रकार का क्या है? क्या वो उत्तेजक है, शामक है, भ्रामक है या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? अगर आप किसी प्रकार का कोई नशा करते हो, ड्रग्स लेते हो या फिर स्मोकिंग करते हो, तो आई थिंक आप इसका आंसर बता पाओ कि एक तरह का उसे स्टिमुलस कहते हैं, एक तरह का उत्तेजक होता है। जब आप उसे ग्रहण नहीं करते हो, तो आपके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा बेचैनी होने लगती है उसे लेने के लिए, जो कि आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आपको ना ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ना आपको स्मोकिंग करना चाहिए और ड्रग्स तो बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए। तो एक तरह का आपका उत्तेजक है, जिसे आप स्टिमुलेंट कहते हैं या स्टिमुलस भी कह सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हीरोइन एक प्रकार का क्या है? ध्यान से देखिएगा, ये कोई फ़िल्म की हीरोइन नहीं है। एक तरह का ये ड्रग्स है जो मैक्सिमम लोग लेते हैं आज के टाइम पे। तो याद रखिएगा, एक तरह का ये ओपिओइड है, ठीक है? ओपिओइड जो कि आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। तो ऑप्शन बी। निम्नांकित में कौन मनोविकलता का एक प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है बिगेट,
व्यामोही, मिश्रित या ऑप्शन डी है विद्रोही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्रोही मनोविकलता। क्वेश्चन नंबर 27 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मनोविकलता के रोगी में निम्नलिखित में कौन-सा विवरण की प्रबलता सबसे ज़्यादा अधिक होती है? पहला ऑप्शन है दैहिक, श्रवण, दृष्टि या ऑप्शन डी है इनमें से किसी भी में नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बताना है कि अन्ना फ्राइड के योगदानों को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अन्ना फ्राइड कौन है? अन्ना फ्राइड आपके सिगमंड फ्राइड की सबसे छोटी बेटी है जिनका नाम है अन्ना फ्राइड। आपको बताना है कि इन्होंने किस श्रेणी में से अपना योगदान दिया था? पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मानवतावादी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अन्ना फ्राइड के बारे में। इनका जन्म 3 दिसंबर 1895 में हुआ था वियना में और इनकी मृत्यु बताई जाती है 9 अक्टूबर 1982 लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि आपके ऑस्ट्रियाई मूल की ब्रिटिश संस्थापक मानी जाती हैं। इन्होंने मुख्य तौर पर अपना योगदान बाल मनोविश्लेषण और इसके अग्रणी चिकित्साओं में काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान माना जाता है। उन्होंने ये भी समझने में काफ़ी ज़्यादा अपना रोल निभाया था कि जो मौलिक योगदान होते हैं, अहंकार हो, चाहे आपका चेतना हो, दर्दनाक विचार हो, मतलब आप बेसिकली बोल सकते हो कि जो इनके फादर थे, सिगमंड फ्रॉइड, उनके मन की चेतना को लेकर उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर बाल मनोविश्लेषण का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी के साथ जाएँगे, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ संज्ञानात्मक नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि उन्होंने संज्ञानात्मक के रूप में जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने कोई काम नहीं किया था, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने बाल मनोविश्लेषण के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 29 है, मिडिल एज के असामान्य व्यवहार का मुख्य कारण क्या था? पहला ऑप्शन है व्यक्ति के शरीर में बुरी आत्मा का प्रवेश करना, ऑप्शन बी है व्यक्ति में मानसिक जिन का होना, ऑप्शन सी व्यक्ति में शारीरिक रोग का होना या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कुछ भी नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, किसी भी शरीर में बुरी आत्मा का प्रवेश करना। समझ सकते हो कितनी ज़्यादा सुनकर ही डर लगता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आज का लास्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है बिल्ली से डरना, कुत्ते से डरना, ऊँचाइयों से डरना या ऑप्शन डी है आंधी-तूफ़ान से डरना। तो जस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्रोफोबिया ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ऊँचाइयों से डरते हैं। अगर आप उन्हें पहाड़ पे या फिर किसी 2 या सेकंड फ्लोर पे खड़ा कर दो, तो उनका हालत ख़राब हो जाएगा। ऐसे इंसान को हम एक्रोफोबिया कहते हैं। बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बिल्ली से और कुत्ते से भी डरते होंगे। तो याद रखिएगा जो ऐसे लोग बिल्ली से डरते हैं उसे कहते हैं एलुरोफोबिया, ठीक है? इसे नोट डाउन कर सकते हो। अगर आप डरते हो तो अपने आप को एलुरोफोबिया आप कह सकते हो। और जो ऐसे इंसान जो कुत्ते से डरते हैं जैसे कि मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे कुत्ते से डर लगता है। पता नहीं कुत्ते लोग कैसे पाल लेते हैं मैं यही सोचता हूँ। साइनोफोबिया, ठीक है? जो कुत्ते से डरते हैं उसे कहा जाता है साइनोफोबिया। ठीक है? जैसे कि मेरा नाम से मैच कर रहा है साइनोफोबिया और सनी, तो कुत्ते से डरना साइनोफोबिया का एक लक्षण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये रहा आज का टॉप 30 काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैंने बस एक बार कहा था वीडियो को लाइक करने के लिए। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हो, तो मुझे भी मन करता है आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्वालीफाई करना, साथ में मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा कैसे आप अपना पेपर क्वालीफाई कर सकते हो शॉर्ट टर्म में, स्पेशली फॉर बिहार स्टेट 2024, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। डेली मेरे पास 10 से 12 ऐसे कॉल आते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा है। मैक्सिमम मेरा कॉल लोग के आते हैं जो आउट ऑफ बिहार के हैं। उनको सबसे बड़ी बात है कि उनको गाइड करने वाला बिहार में ऐसा कोई उनको मिलता नहीं है। स्पेशली आप मुझे कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आप व्हाट्सएप करते हो, अगर आपको व्हाट्सएप में कुछ समझ नहीं आता, अगर आपको मेरी बातों से आपको सैटिस्फाई नहीं होते, तो आप मुझे कॉल पे आपसे बात हो सकती है, जिससे मैं आपका बेटर हेल्प कर सकता हूँ। आपको बेटर गाइड कर पाऊँगा कैसे आप अपना पेपर क्वालीफाई कर सकते हैं। तो मेरे तरफ से आप लोग के लिए 100% सब कुछ, मेरे लिए सब कुछ आप लोग करने के लिए रेडी हूँ। बस आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और जिनके पास ₹300 है, जो कि आपके डेली के पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में है, तो बस आप 300 पेमेंट करने के बाद आपसे मेरी बात हो सकती है, और सब कुछ मतलब जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा, सब कुछ मैं आपके साथ फ्री कॉस्ट में 300 में शेयर करूँगा। तो बस इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।